जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राधाकृष्णन से उपराष्ट्रपति का पद संभालने का आग्रह किया, तब वो सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे और अपने ज्ञान की पताका पूरे संसार में फहरा चुके थे। एक शिक्षा शास्त्री के तौर पर वो दुनिया भर में विख्यात थे, लेकिन लोकतंत्र की चुनौतियों से अनजान नहीं थे। इसी वजह से 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक में ही उन्होंने सदन की भूमिका को साफ कर दिया था। उनका मानना था कि राज्यसभा हर कानून को सिर्फ इस आधार पर ही पारित न कर दे कि वो लोकसभा से पास हो चुका है। जोर इस बात पर था कि सदन को निष्पक्ष होकर चर्चा करनी चाहिए। राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन देश का हित एक है। पहले ही दिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने सदस्यों को शपथ की पूरी विधि समझाई और बड़प्पन देखिए कि उन्होंने प्रार्थना की कि अगर किसी सदस्य के नाम का गलत उच्चारण हो जाए तो कृपया बुरा न माने। और दूसरे दिन सदन का नाम राज्यसभा रखे जाने का ऐलान भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने ही किया था। 6 दिसंबर 1961 का दिन इस मायने में ऐतिहासिक है कि आज के भारत में सक्रिय अखिल भारतीय अधिकारी तंत्र को बनाने का संकल्प उस दिन डॉक्टर राधाकृष्णन की मौजूदगी में ही पारित हुआ था और भारतीय इंजीनियर सेवा, वन सेवा, कृषि सेवा और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा अस्तित्व में आई थी। उनकी सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 10 बरस उपराष्ट्रपति रहने के बाद वो भारत के राष्ट्रपति चुने गए। May I say in all humility that I shall endeavor to do my best. 17 अप्रैल 1975 को बीमारी से उनका निधन हो गया। हर साल 5 सितंबर को उनका जन्मदिन सारा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। एक शिक्षा शास्त्री को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उस दौरान सदन के सदस्य रहे। इसके बाद 1962 से 67 तक वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति थे। सभापति के तौर पर उनका कार्यकाल भी शानदार परंपराओं के लिए याद किया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन संसद के दोनों सदनों का समान महत्व समझते थे। वो कहते थे, हमारे 2 अलग सदन हैं, दोनों सदनों के कामकाज तय हैं। इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। इनके बीच तुलना महत्वहीन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के जमाने में ही सदन की बैठक के दौरान पहला घंटा प्रश्नकाल के तौर पर शुरू किया गया था। ये 1964 की बात है। इससे पहले प्रश्न पूछने की परंपरा सप्ताह के कुछ तय दिनों में ही होती थी। इसी तरह राज्यसभा सदस्य के प्रधानमंत्री बनने की शुरुआत भी डॉक्टर जाकिर हुसैन के जमाने में हुई, जब 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राज्यसभा में पहला अभिभाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में एक नया अध्याय खोलता है। उन्होंने कहा था, शिक्षा हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। शिक्षा हमें भविष्य की झलक दिखाती है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का महत्व इसी से पता चलता है कि देश ने एक ऐसे व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति चुना है जिसने अब तक एक स्कूल टीचर के अलावा कोई बड़ा काम नहीं किया है। अपने अंतिम सफर पर जाने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन अक्सर ये कहा करते थे, मेरी जिंदगी तो गुजरी तेरे हिज्र के सहारे, मेरी मौत को भी प्यारे कोई चाहिए बहाना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब देश के राष्ट्रपति बने तब वराहगिरी वेंकटगिरी को उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 13 मई 1967 को पद और गोपनीयता की शपथ ली। स्वतंत्रता सेनानी रहे वीवी गिरी इस पद तक पहुंचने से पहले मजदूरों की आवाज बन चुके थे। राज्यसभा के सभापति नियुक्त होने पर वीवी गिरी ने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने पर जोर दिया और सांसदों से रोजाना मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। उनका ये कदम बेहद लोकप्रिय हुआ। वीवी गिरी से मिलने के लिए सांसदों को कभी पहले से वक्त तय नहीं करना पड़ा। वो जब चाहें उनसे मुलाकात कर सकते थे।
वीवी गिरी ने राज्यसभा में कई और मामलों में नई शुरुआत की। जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो सरकार को सुझाव दिया कि जिन दिनों सदन की कार्यवाही चल रही हो उस दौरान कोई भी मंत्री नई नीतियों का ऐलान नहीं करे। वीवी गिरी का ये सुझाव आगे चलकर परंपरा बन गया। वीवी गिरी के उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल को अभी 2 साल ही पूरे हुए थे कि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इसके बाद वीवी गिरी देश के पहले नागरिक चुने गए। And will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. राष्ट्र की सेवा में अहम योगदान के लिए वीवी गिरी को 1975 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक का जन्म 26 फरवरी 1896 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। तब भारत गुलाम था, आजादी का आंदोलन चल रहा था। उनका बचपन आजादी के लिए संघर्ष को देखते हुए बीता। स्कूली पढ़ाई के बाद गोपाल स्वरूप पाठक इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की। उन्होंने एमए किया और फिर एलएलबी की डिग्री ली। साल 1945-46 के दौरान वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे। राज्यसभा में वो 2 बार पहुंचे। उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1960 से 2 अप्रैल 1966 तक रहा। फिर 3 अप्रैल 1966 से 13 मई 1967 तक वो फिर राज्यसभा के सदस्य रहे। संविधान और कानून की अच्छी जानकारी रखने वाले गोपाल स्वरूप पाठक 1966 से 1967 के बीच देश के कानून मंत्री भी रहे। उन्होंने 13 मई 1967 से 31 अगस्त 1969 तक तब के मैसूर स्टेट के गवर्नर का पद संभाला। अध्ययन अध्यापन में रुचि रखने वाले गोपाल स्वरूप पाठक मैसूर, बेंगलोर और कर्नाटक विश्वविद्यालयों के चांसलर भी रहे। उनके जीवन में बड़ा बदलाव 31 अगस्त 1969 को आया, जब वो देश के उपराष्ट्रपति बने। इस पद पर वो 30 अगस्त 1974 तक रहे। 31 अगस्त 1982 को उनका निधन हो गया। बासप्पा दानप्पा जत्ती का जन्म 10 सितंबर 1912 को बीजापुर के सवालगी गांव में हुआ था। स्कूली पढ़ाई के बाद बासप्पा ने सिद्धेश्वरी हाई स्कूल से मैट्रिक और कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। वकालत करते हुए बीडी जत्ती ने देश की आजादी के साथ ही राजनीति में कदम रखा। जामखंडी रियासत के मुख्यमंत्री चुने गए। मुंबई में मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और बाद में मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला। इसके बाद वो पुदुचेरी के उपराज्यपाल और ओडिशा के राज्यपाल भी रहे। भारत की राजनीति के सबसे संवेदनशील दौर में वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति बने। 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक वो इस पद पर रहे। देश के इतिहास में पहली गैर कांग्रेसी सरकार इसी दरमियान बनी। पद संभालते ही उन्होंने सदन में अपनी प्राथमिकता साफ साफ बता दी थी। संसद के निर्देशन में हमें अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना है और देश के हर नागरिक को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना है। बासप्पा दानप्पा जत्ती एक सांसद से व्यक्तिगत संपर्क रखते थे, लेकिन ये संपर्क कभी संचालन में निष्पक्षता के आड़े नहीं आए। 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का अचानक निधन हो गया, तो बीडी जत्ती ने करीब 5 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। कार्यकाल पूरा होने के बाद बीडी जत्ती अपने शहर बेंगलुरु चले गए। 7 जून 2002 को बासप्पा दानप्पा जत्ती ने हमेशा के लिए विदाई ले ली। आज के मध्य प्रदेश में एक आदिवासी जिले बैतूल में जन्मे मोहम्मद हिदायतुल्लाह की शुरुआती पढ़ाई रायपुर और नागपुर में हुई। इंग्लैंड से कानून पढ़कर लौटे और नागपुर में वकालत शुरू की। नागपुर में उन्होंने कुछ समय कानून के छात्रों को भी पढ़ाया। उनके छात्रों में पीवी नरसिम्हा राव भी थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। नागपुर में जज बने और कुछ दिन बाद वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। दिसंबर 1958 में जस्टिस हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाए गए।
25 फरवरी 1968 को वो भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1969 में वो 35 दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इसके लिए उन्हें मुख्य न्यायाधीश का पद छोड़ना पड़ा। जस्टिस जे.सी. शाह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने और उन्होंने मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद जस्टिस हिदायतुल्लाह मुंबई चले गए। लेकिन 9 साल बाद उन्हें फिर दिल्ली आना पड़ा। वो देश के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। इस पद पर रहते हुए उन्हें एक बार फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करना पड़ा। 30 अगस्त 1984 को वो राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति पद के भार से मुक्त हुए। कानून पर अनेक किताबों के लेखक मोहम्मद हिदायतुल्लाह की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो सेवानिवृत्त होकर मुंबई जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो विदाई देने वालों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन और गृहमंत्री पीवी नरसिंह राव समेत अनेक विपक्षी नेता शामिल थे। 18 सितंबर 1992 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में उनका निधन हो गया। आज के तमिलनाडु के तंजौर जिले में 4 दिसंबर 1910 को जन्मे आर वेंकट रमन की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई में हुई। अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद उन्होंने कानून में डिग्री हासिल की। पहले मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत से देश भर का ध्यान खींचा। तब तक आजादी के लिए गांधी जी का आंदोलन जोर पकड़ चुका था। वेंकट रमन इससे अलग कैसे रह सकते थे? आजादी के बाद 1950 में वो संसद के लिए मनोनीत हुए। 52 में पहली लोकसभा के लिए भी वो चुने गए। 1957 से 1967 के बीच वो तमिलनाडु विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और अनेक विभागों के मंत्री रहे। 1967 से 71 तक योजना आयोग के सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया। 1980 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उन्होंने पहले वित्त मंत्री और फिर रक्षा मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। भारतीय राजनीति का ये दौर घटनाओं से भरपूर था। ऐसे माहौल में 1984 में वो उपराष्ट्रपति बने। इस पद पर उन्होंने 1987 तक काम किया। फिर इसी साल आर वेंकट रमन देश के नए राष्ट्रपति के रूप में सामने थे। राजनीतिक उथल-पुथल लगातार हो रही थी। आजादी के बाद पहली बार 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बदले। अस्थिरता के इस दौर में वेंकट रमन ने पूरी गरिमा के साथ अपने को साबित किया। डॉक्टर आर वेंकट रमन ने अनेक किताबें लिखी। कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें सम्मानित किया और विदेशों में अपनी प्रतिभा और ज्ञान के बल पर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। 27 जनवरी 2009 को डॉक्टर आर वेंकट रमन लंबी बीमारी के बाद हमारे बीच से चले गए। शिक्षा शास्त्री और कानून के गहरे जानकार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत में संसदीय चुनावों का सिलसिला शुरू होने के साथ ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा के लिए वो कई बार चुने गए। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में दूरसंचार मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल आज भी याद किया जाता है। आंध्र प्रदेश, पंजाब और फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर शानदार काम के बाद उन्हें 1987 में भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति बनाया गया। राज्यसभा के सभापति के रूप में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इतने प्रभावशाली थे कि सदन के संचालन में किसी राजनीतिक दल ने उनकी अवहेलना नहीं की। इस पद पर 5 साल पूरे करने के बाद 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति बनाया गया। इस दौरान 9 दिसंबर 1996 को संविधान सभा की पहली बैठक की 50वीं सालगिरह पर संसद के दोनों सदनों को उन्होंने संबोधित किया। उनका ये भाषण संसदीय इतिहास के शानदार संबोधनों में से एक है। पद से मुक्त होने के बाद भी वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। 26 दिसंबर 1999 को बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया।
सदा हो माननीय सभापति जी। 1992 में जब कोचेरिल रमन नारायणन सभापति के तौर पर राज्यसभा में आए तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। सभी दलों ने उनके व्यक्तित्व और सदन संचालन को लेकर अपनी उम्मीदों का इजहार किया। Kind of persuasiveness which I found in you, and I'm quite happy to see you here because the same persuasiveness will be needed in a greater measure in this house. You embody the qualities of gentleness and firmness, both proving to be your strength in running this house with ease and efficiency. इस सदन के सदारत का तजुर्बा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तजुर्बा भी उन्हीं रास्तों पर चलेगा जिन रास्तों पर चलकर आप कामयाबी की मंजिलें तय करती रहे हैं। While deepening your understanding society has only broadened your smiles. सभापति ने भी अपने संबोधन से सबका दिल जीत लिया। I am deeply moved by the kind, warm and generous words with which you have welcomed me to this House of Elders, as it has been called. Actually, this is the first time I have been praised in this manner, straight in my face. Thank you all. आमतौर पर सभापति के रूप में जब भी उन्होंने व्यवस्थाएं दी, वो सदन संचालन में महत्वपूर्ण साबित हुईं। अगस्त 1993 में एक सदस्य के प्रश्न का हिस्सा संपादित कर दिया गया। सदस्य ने सभापति से संरक्षण मांगा। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि प्रश्न का हिस्सा नहीं काटा जाना चाहिए था। इसी तरह उन्होंने प्रश्न पूछने वाले सांसद की गैरहाजिरी में दूसरे सदस्यों को पूरक प्रश्न देने की इजाजत भी दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि कभी कभार ही ऐसा हो सकता है। उपराष्ट्रपति पद पर कार्यकाल पूरा करने के बाद के.आर. नारायणन जुलाई 1997 में देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। नवंबर 2005 में लंबी बीमारी के बाद वो अपने आखिरी सफर पर चले गए। राज्यसभा में सदन के संचालन को लेकर कृष्णकांत बेहद गंभीर थे। 21 अगस्त 1997 को उन्होंने पदभार संभाला। उन दिनों राजनीतिक अस्थिरता को लेकर पूरे देश में चिंता थी। उसी साल कई दिन तक सदन की कार्रवाई अवरोधों के कारण नहीं चल पाई। कृष्णकांत इससे आहत थे। उन्होंने सदन से जिम्मेदारी की अपील की। उनका कहना था, सांसदों को अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए, भाषा पर संयम रखना चाहिए और अगर सदन में परंपरा और नियमों के विपरीत काम होगा तो उससे लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतंत्र और संविधान ही कमजोर होगा। ऐसे ही एक बार 8 मार्च 2001 को बहस के दरमियान एक मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यशैली पर कटाक्ष किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन दिनों इसी सदन में थे। उन्होंने इतराज किया कि किसी राज्य सरकार की भूमिका पर बिना नोटिस के कैसे चर्चा हो सकती है। कृष्णकांत ने इस पर मंत्री से अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसी साल एक और मंत्री ने सदन में कुछ टिप्पणी की। कृष्णकांत इस पर खफा हुए और मंत्री को अपने शब्द वापस लेने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे कृष्णकांत वास्तव में वैज्ञानिक थे। इस वजह से राजनीति में उनका सोच स्पष्ट और वैज्ञानिक था। वो कांग्रेस और जनता पार्टी दोनों दलों के साथ रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ उनका करीबी रिश्ता था। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि देश में मानव अधिकारों के लिए जानी मानी संस्था PUCL का गठन उन्होंने 36 साल पहले जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर किया था। उपराष्ट्रपति पद पर उनका कार्यकाल चल ही रहा था कि दिल का दौरा पड़ने से 27 जुलाई 2002 को उनका देहावसान हो गया। भैरव सिंह शेखावत ने
20 नवंबर 2002 को राज्यसभा के सभापति के रूप में पदभार संभाला और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन की कार्रवाई चलाई। संसदीय गरिमा पर उनका खास जोर था। इसी नाते जब बहुचर्चित ऑपरेशन चक्रव्यूह और ऑपरेशन दुर्योधन से संसद की गरिमा पर चोट पहुंची तो सबसे पहले शेखावत ने ही इस पर तीखी टिप्पणी और कार्रवाई की। सभापति बनने के बाद उन्होंने सदस्यों से साफ तौर पर कहा, हमारी भलाई इसी में है कि राजसत्ता राजधर्म का निर्वाह करना सीखे, अन्यथा देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना बिखर जाएगा। हमें देश की अखंडता और उसके धर्मनिरपेक्ष ढांचे को न केवल बरकरार रखना है बल्कि उसे मजबूती देनी है। कार्यपालिका का कुशल होना जायज है, लेकिन हमारी संसद और हमारे सांसदों का आचरण कैसा है इस पर आम लोग बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाचरियावास गांव में 23 अक्टूबर 1923 को शेखावत का जन्म साधारण किसान परिवार में हुआ। गांव में प्राइमरी के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई शिक्षा के लिए वो 30 किलोमीटर दूर जोबनेर गए। ये दूरी वो रोज पैदल तय करते थे। बाद में उन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पिता के निधन के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन पर परिवार के 8 लोगों का बोझ आ गया। फिर उन्होंने पुलिस की नौकरी की और रामगढ़ शेखावाटी में थानेदार बन गए, लेकिन पुलिस की नौकरी उन्हें रास नहीं आई और उसे छोड़कर खेती करने लगे। आजादी के बाद 1952 के पहले चुनाव में उनके साथियों ने उनसे राजनीति में उतरने को प्रेरित किया, तो वो जनसंघ के सदस्य के रूप में मैदान में उतरे। 5 दशक तक वो धौलपुर से लेकर गंगानगर तक कई इलाकों से चुनाव के मैदान में किस्मत आजमाते रहे। शेखावत 1952 से 1972 तक और 1977 से 2002 तक 10 बार विधायक रहे। 1974 से 1977 के दौरान वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भैरव सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी संगठन में भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष से लेकर किसान मोर्चे के संयोजक समेत तमाम बड़े ओहदों पर रहे। वो राष्ट्रीय कृषि नीति पर सुझाव देने के लिए बनी समिति के मुखिया रहे और किसानों के सवालों पर हमेशा मुखर रहे। विश्व व्यापार संगठन के मसले पर तो अपनी सरकार को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा करने से परहेज नहीं किया। वो राजस्थान के पहले नेता थे जो उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर पहुंचे थे। राज्यसभा में उन्होंने प्रश्नकाल को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। वो चाहते थे कि राज्यसभा अपनी कार्रवाइयों से न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभाओं के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। एक बार उन्होंने देखा कि सदन में बहुत कम सांसद हैं, तो बहस रोककर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसानों को लगना चाहिए कि संसद उनके प्रति चिंतित है। वो कहते थे कि हर सदस्य ये समझ ले कि सदन में अगर कोरम के लिए घंटी बजती है तो ये सदन का अपमान है। शेखावत ने 2007 में राष्ट्रपति पद पर भी चुनाव लड़ा था, लेकिन प्रतिभा पाटिल के हाथों उनको पराजय मिली। उनका निधन 15 मई 2010 को हुआ। वैसे तो मोहम्मद हामिद अंसारी का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन उनका रिश्ता उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के यूसुफपुर गांव से है। इसी घर में उनका बचपन बीता। उनके पिता मोहम्मद अब्दुल अजीज अंसारी आजादी के आंदोलन में कई बार जेल गए। परिवार के अनेक सदस्य स्वाधीनता आंदोलन और देश की राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े रहे। इसी वजह से मोहम्मद हामिद अंसारी को देशभक्ति और राजनीतिक चेतना विरासत में मिली। यूसुफपुर में शुरुआती पढ़ाई के बाद 1949 में वो शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में पढ़ रहे थे। तब देश आजाद हो चुका था और हर युवक देश के विकास में योगदान देने के लिए आतुर था। 1950 में देश ने अपना संविधान स्वीकार किया। तब मोहम्मद हामिद अंसारी किशोर थे। पढ़ने लिखने और खेलकूद में उनकी समान दिलचस्पी थी। पिता भारतीय बीमा कंपनी में नौकरी में आ गए थे और तबादले के कारण एक बार फिर हामिद अंसारी कोलकाता जा पहुंचे। वहां सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक परीक्षा पास की। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में उन्होंने एमए किया। 1959 में
उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया। 1961 में भारतीय विदेश सेवा के साथ उनका रिश्ता बना। मध्य पूर्व के अनेक देशों के भारतीय मिशनों में उन्होंने काम किया। भारतीय राजदूत के तौर पर हर देश में मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपनी छाप छोड़ी। 1980 से 1985 तक वो भारत सरकार के प्रोटोकॉल प्रमुख रहे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर उनकी पारी को लोग आज भी याद करते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर अनेक अवसरों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। लेकिन मोहम्मद हामिद अंसारी की एक चमकदार पारी रही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर। हालांकि इससे पहले वो जामिया मिलिया और जेएनयू में भी अध्यापन कर चुके थे। उनकी शैक्षिक और सार्वजनिक सेवाओं के मद्देनजर 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2006-07 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई। अगस्त 2007 में वो पहली बार उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर मोहम्मद हामिद अंसारी का एक नया रूप देश ने देखा। सदन में सदस्यों की भागीदारी जीवंत हुई। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका पहला कार्यकाल लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला रहा। संसद से आम आदमी का रिश्ता और मजबूत बनाने के लिए उनके प्रयास हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी यात्राओं ने देश का सम्मान बढ़ाया है। विदेशों में भारत की छवि एक आधुनिक सोच के साथ बढ़ते देश की बनी है। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका दूसरा कार्यकाल अगस्त 2012 में शुरू हुआ। वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी निभाई। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके दोनों कार्यकाल निर्विवाद रहे। विदेशी दौरों पर भी उन्होंने भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनोखे पक्ष को मजबूती से रखा। मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर के एक छोटे से गांव चवथापालम के इसी घर में 1 जुलाई 1949 को बुप्परप्पू वेंकैया नायडू का जन्म हुआ। इनके पिता रंगैया नायडू किसान थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई नेल्लौर के वीआर हाई स्कूल में हुई। वीआर कॉलेज से इन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातक किया और यहीं से इनका राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ। 1971 में ये पहली बार वीआर कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फिर ये विशाखापट्टनम आ गए, जहां आंध्र विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज से इन्होंने कानून की डिग्री ली। 70 के दशक में जय आंध्र आंदोलन के दौरान ये पहली बार सुर्खियों में आए। इसी दौरान ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 1973-74 में आंध्र विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इस बीच जब देश में आपातकाल लगाया गया तो एम वेंकैया नायडू इसके खिलाफ संघर्ष में सड़कों पर उतर आए। 1977 से 1980 के बीच इन्होंने आंध्र प्रदेश में जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इस बीच 1978 में आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और ये जनता पार्टी के टिकट पर उदयगिरी से विधायक चुने गए। दूसरी बार इसी सीट से इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर जीते। इस दौरान ये आंध्र प्रदेश में बीजेपी विधायक दल के नेता भी रहे। इन्होंने बीजेपी की आंध्र प्रदेश इकाई के महासचिव और अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। 1993 से सन 2000 तक ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे और सन 2002 से 2004 के दौरान 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1998, सन 2004 और सन 2010 में ये कर्नाटक से और सन 2016 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए। वाजपेयी सरकार में सन 2000 से 2002 के बीच ये ग्रामीण विकास मंत्री रहे। इस दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सुधारों को तेजी से लागू किया। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब केंद्र में एनडीए सरकार बनी तो इन्होंने शहरी विकास, संसदीय कार्य, सूचना और प्रसारण के अलावा आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। 2017 में ये उपराष्ट्रपति पद के मजबूत दावेदार के रूप में उभरकर सामने आए। उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के बाद एम वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2017 को देश के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
इन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के रूप में अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। Parliament should discuss, debate and decide. देश भर में यात्राओं के दौरान ये समाज के सभी तबकों के लोगों से मिले और विभिन्न संस्थानों के छात्र और छात्राओं को प्रेरित किया। साथ ही समय समय पर विदेश यात्राओं के दौरान इन्होंने दुनिया भर में भारत के संपर्क का विस्तार करने के साथ ही वैश्विक पटल पर भारत की छवि का प्रसार भी किया। सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के दौरान ही सन 2019 में राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र हुआ। मातृभाषा के इस्तेमाल पर ये हमेशा जोर देते रहे हैं। You should learn your mother tongue. Mother tongue is like your eyesight. Other language is like your spectacles. यही वजह थी इनके ही कार्यकाल में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में सांसदों की बोलने की व्यवस्था की गई। बेहतरीन नेतृत्व कौशल, वाक्पटुता और भाषाओं में तुकबंदी का इस्तेमाल कर बात को रोचक तरीके से पेश करने का इनका अपना ही तरीका है। Wherever I am going, I am telling the youngsters, love the nature, live with the nature. Love and live with the nature, that is the need of the hour. This has to be understood by all. Nature, culture, together for bright future. Protect the nature. इस नाते देश भर में इनकी विशेष छवि है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को एक किसान परिवार में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ। कक्षा 1 से 5 तक की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद इन्होंने सैनिक स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा पास की और स्कॉलरशिप हासिल कर चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। उच्च शिक्षा के लिए ये जयपुर आ गए और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। फिर इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। साल 1989 में इन्होंने राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली और वकालत शुरू कर दी। 1987 में ये राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। 1988 में ये राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य भी चुने गए। 27 मार्च 1990 को इन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला और उसी समय से जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने लगे। ये राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश के अग्रणी वकीलों में शुमार रहे हैं। वर्ष 1988 में जगदीप धनखड़ ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 1989 में ये बीजेपी के समर्थन से जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़े और जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। 1990 में सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे। ये कई संसदीय समितियों और यूरोपीय संसद के लिए जाने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी रहे। 1990 में ही इन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। 1993 में इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और अजमेर की किशनगढ़ सीट से विधायक बने। विधानसभा के अपने कार्यकाल के दौरान भी ये कई अहम समितियों के सदस्य रहे। इन्हें खेल प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है। ये राजस्थान ओलंपिक संघ और राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। 30 जुलाई 2019 को इन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का कार्यभार संभाला। इस दौरान इन्होंने कई सराहनीय काम किए और जनता के राज्यपाल के तौर पर मशहूर हुए।
16 जुलाई 2022 को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इन्हें एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया।